नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। एक चर्चित कहावत अक्सर सुनी और सुनाई जाती है कि न घर के रहे न घाट के। घर यानी 12 तुगलक रोड, जहां राहुल गांधी का बीते 19 साल से बतौर सांसद आधिकारिक आवास है, जिसे खाली करने का आदेश जारी हो चुका है। और घाट मतलब संसद सदस्यता, जिसकी चिट्ठी भी लक्षद्वीप से राकपा सांसद मोहम्मद फैजल की ही तरह सजा के महज 26 घंटे के भीतर ही समाप्त करने का लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन। यानी राहुल अब घर और घाट से तकरीबन महरूम है, बशर्ते ऊपरी अदालत सजा पर रोक न लगाए या फिर राहुल खुद ही अपील न करें। हालांकि इसकी संभावनाएं तो कतई नहीं है। वहीं राकपा सांसद मोहम्मद फैजल जैसे लोगों की किस्मत बुलंद भी होती है, जिन्हें घर और घाट दोनों छीन कर भी वापस मिल जाते हैं। वैसे इसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें राहुल को भी धन्यवाद जरूर देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी मामले में बुरी तरह घिरे केंद्र सरकार और लोकसभा सचिवालय ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बुधवार को मोहम्मद फैजल के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा आदेश जारी कर दे जिससे सरकार और लोकसभा सचिवालय के सर पर राहुल मामले में भारी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़े और उसे अपना फैलाया रायता खुद ही 2 बार समेटना पड़े। जैसा कि लोकसभा सचिवालय ने आज अचानक मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाली कर किया है। अब यह महज सहयोग है या लोकसभा सचिवालय व केंद्र सरकार की सोची समझी रणनीति की आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई से ठीक पहले मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर अपना रायता समेटना पड़ा। ऐसे में सवाल ये भी है कि जिस मानसिक पीड़ा से इन 2 महीनों में मोहम्मद फैजल को गुजरना पड़ा, उसका मुआवजा आखिर कौन देगा? क्या लोकसभा सचिवालय, जिसे गेट आउट वाली चिट्ठी जारी करने की इतनी जल्दी रहती है कि उसके सचिव उत्पल कुमार सिंह हर समय कलम खोले बैठे रहते हैं, या फिर 56 इंच छाती वाले पीएम मोदी जी, जिनकी छाती राहुल गांधी मामले पर विपक्ष की एकजुटता से फूलने पिचकने लगी है? वैसे भी विश्व गुरु को पड़ोसी भूटान जैसे देश ने भी डोकलाम विवाद के जरिए कड़वी घुट्टी पिलानी शुरू कर दी है। भूटान में पीएम मोदी के दोस्त अडानी का भी धंधा पानी सरकार की मेहरबानी से फल फूल रहा है। खैर, पहले आते हैं मोहम्मद फैजल के मामले पर, फिर बात करते हैं राहुल गांधी की। दरअसल फैजल ने अपनी सदस्यता की बहाली को लेकर 27 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। इससे घबराए लोकसभा सचिवालय ने एक और सूचना जारी करते हुए कहा कि केरल हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगा दी थी, इसलिए लोकसभा उनकी अयोग्यता के फैसले को रद्द करती है और उनकी सदस्यता दोबारा बहाल करती है। मतलब 2 महीने से कानों में तेल डाले बैठे लोकसभा सचिवालय को एकाएक अपनी गलती याद आई। उन्होंने एक और सरकारी पन्ना जारी कर दिया। अब इस फैसले के टाइमिंग पर गौर करिएगा। यह फैसला तब आया है जब लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने का मुद्दा गर्म है। सूरत कोर्ट में मानहानि के एक केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना रखी, जिसके बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी गई। मजेदार बात यह है कि केरल हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद लोकसभा सचिवालय ने इस बात से इनकार कर दिया था कि भले ही उनकी सजा पर, यानी कि फैजल की सजा पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन उनको अयोग्य ठहराने का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। इसके खिलाफ फैजल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसकी सुनवाई बुधवार 29 मार्च को जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच में होनी थी। फैजल ने नई याचिका में लोक प्रहरी केस का हवाला देते हुए दलील दी थी कि एक बार सजा पर रोक लगने के बाद अयोग्यता भी निलंबित हो जाएगी। सदस्यता दोबारा मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई शुरू होते ही रद्द हो गया। अब वापस आते हैं राहुल गांधी मामले पर। उन पर केस दायर करने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी के मुताबिक राहुल ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए तकरीबन 13 करोड़ मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर कहा है, जबकि राहुल ने जिन मोदी नाम के महारथियों का जिक्र अपने भाषण में किया था वो सभी ओबीसी बिरादरी से नहीं आते। और सबसे अहम मुद्दा तो इनमें से भगोड़े भ्रष्टाचारी लोगों से जुड़ा है। वैसे भी पीएम मोदी कालाधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ अक्सर बोलते जरूर हैं, लेकिन आज तक एक भी भगोड़े को देश में लाने में कर कुछ नहीं पाए हैं। पीएम मोदी अब भले ही राहुल गांधी मुद्दे पर यह कहते घूम रहे हों कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी कार्रवाई से विपक्ष तिलमिलाया हुआ है, लेकिन जन्नत की हकीकत प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं। रही बात सरकारी बंगले की, तो राहुल गांधी से पहले भी
कई बड़े सियासी धुरंधरों को सरकारी बंगले के मुंह से दूर जाना पड़ा है। इस बार बस फर्क सिर्फ इतना है कि सरकार का सिस्टम ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार कितनी सख्त है। कार्रवाई के मामले में और राहुल गांधी के चिट्ठी का जवाब बंगला खाली करने को लेकर इसलिए दे रहे हैं कि वो ये दिखा सकें कि सरकार अडानी पर उनके सवालों से इतनी घबराई हुई है कि आनन फानन में इस तरह के फैसले ले रही है। इसीलिए लुटियंस दिल्ली का सरकारी बंगला एक बार फिर राहुल के बहाने सियासी सुर्खियों में है। साल 2004 में अमेठी से सांसद चुने जाने के बाद राहुल गांधी को मनमोहन सरकार ने 12 तुगलक लेन का बंगला आवंटित किया था। 12 तुगलक लेन का बंगला टाइप 8 की श्रेणी में आता है। यह पहली बार नहीं है जब लुटियंस दिल्ली का सरकारी बंगला सुर्खियां बटोर रहा है। आज़ादी के बाद से कई नेताओं का बंगला खाली करना देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। आइए लुटियंस दिल्ली का ऐसा ही किस्सा जानते हैं। कोलकाता से नई दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा के बाद साल 1912 में ब्रिटिश शिल्पकार एडविन लुटियंस ने नई दिल्ली की रूपरेखा बनाई। 1922 तक नई दिल्ली पूरी तरह तैयार हो गई, जिसे आज भी लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक लुटियंस दिल्ली में करीब 1000 बंगले अभी भी हैं, जिसमें से 65 प्राइवेट हैं। बाकी के बंगले में सरकार के अधिकारी और सांसद मंत्री रहते हैं। इनमें टाइप 8 का सरकारी बंगला भी होता है, जबकि संसद भवन, राष्ट्रपति हाउस, प्रधानमंत्री निवास, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर आवास जैसे आलीशान घर भी बनाए गए हैं। लुटियंस दिल्ली को देश का पावर सेंटर माना जाता है, क्योंकि नेताओं से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों का निवास स्थान यहीं पर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री का जिम्मा संभाल चुके गुलजारी लाल नंदा कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। 1977 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने 1978 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नंदा को सरकारी बंगला खाली कर दिल्ली में ही एक किराए के घर में रहना पड़ा था। हालांकि अब भी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी और गुलाम नबी आजाद सहित राज्यसभा के एक पूर्व सांसद को सरकार ने बंगला दे रखा है, जबकि ये सभी अब किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। वैसे राहुल से पहले उनकी बहन प्रियंका गांधी को भी सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। दरअसल 21 फरवरी 1997 में लोधी स्टेट स्थित बंगला उन्हें अलॉट हुआ था। उस वक्त उन्हें SPG सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। प्रियंका बंगला खाली करने के बाद एक निजी आवास में अभी रह रही हैं। राजनीतिक मीटिंग के लिए कांग्रेस के वार रूम रकाबगंज का सहारा आज भी वो लेती हैं। अब देखने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता और उनका बंगला महफूज रहता है या अदालती आदेश के बाद दोनों पर ग्रहण लगता है और राहुल या तो अपनी मां सोनिया गांधी के घर रहने जाते हैं या कहीं दिल्ली के किसी इलाके में उन्हें एक अदद किराए के मकान की ज़रूरत पड़ती है। धन्यवाद।